हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे स्नैप एग्जाम के ऊपर। बहुत सारे कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि यार क्या करना है इसका, कितने स्लॉट्स हमें देना है, कौन सा स्लॉट हमें पिक करना है, क्या कॉलेजेस हैं सिम्बाइसिस के, कौन कौन से कॉलेजेस हमें फिल करने हैं, कॉलेजेस का अलग फीस रहेगा नहीं रहेगा, क्या कट ऑफ्स रहते हैं, क्या पैकेज रहता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं स्नैप के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए उनका स्ट्रेट अवे हम लोग बात करेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो आई विल लाइक टू डिस्कस अबाउट द कैट एग्जाम एज वेल। मेजर डिफरेंसेस क्या है दोनों एग्जामिनेशंस के बीच में, और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि यार अगर मैं कैट का फॉर्म सबसे पहले फिल कर देता हूँ तो मुझे मेरा डिसाइड प्रेफर्ड स्लॉट मिल जाएगा। मान लो मैं मॉर्निंग में चाहता हूँ तो मुझे मॉर्निंग मिल जाएगा, आफ्टरनून में, इवनिंग में, तो वो स्लॉट को पिक करने का ऑप्शन आपके हाथ में है ही नहीं। आप ये नहीं पिक कर सकते कि भैया मुझे मॉर्निंग में चाहिए तो मॉर्निंग में ही मिले, आफ्टरनून में चाहिए आफ्टरनून में ही मिले, वो रैंडमली पिक होता है। और दूसरा जो चीज़ है, अगर मैंने सबसे पहले फिल कर दिया तो मुझे फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी में ही मिलेगा, और अगर मैंने लास्ट दिन पे फिल करा तो मुझे फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी मिल ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रैंडमली पिक होता है। आप चाहे पहले दिन पे भरो चाहे आप लास्ट दिन पे भरो, इट डजंट डिपेंड अपॉन व्हेन डिड यू फिल इट, ये डिपेंड करता है रैंडम के ऊपर। रैंडमली ये चीज़ें पिक होती हैं, और रैंडमली अगर चीज़ें पिक हो रही है तो भैया उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। बट इफ वी टॉक अबाउट स्नैप एग्जाम, चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, बट आपके हाथ में तब तक ही है जब तक चीज़ें अवेलेबल हैं, जब तक सीट्स अवेलेबल हैं। अगर सीट्स फिल हो गई तो भैया कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले स्नैप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था, 24 नवंबर तक ओपन है। तब तक आप पेमेंट करके स्नैप के लिए पेमेंट करके अपना पेपर जो है वो दे सकते हो। थोड़ी अंदर की बातें बताऊंगा। लास्ट ईयर से और इस ईयर में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस आया है कि लास्ट ईयर हम 3 स्लॉट्स में से 2 बार एग्जाम दे सकते थे एट मैक्स, 2 में से जो मैक्सिमम स्कोर होता था वो कंसीडर होता था। बट फॉर दिस ईयर कहानी हो गया है पूरा चेंज। इस ईयर कर दिया है कि भाई 3 स्लॉट में अगर तीनों के तीनों आप देते हो तो तीनों में जो मैक्सिमम होगा तो आपका जो वो वाला स्कोर है वो मैक्सिमाइज स्कोर पिक कर लिया जाएगा। तो कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया कि कोई एक स्टूडेंट 1 बार दे रहा होगा, कोई 2 बार, कोई 3 बार दे सकता है। तो अगर कोई 3 बार दे रहा है तो ऑब्वियसली उसके अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 3 बार सेम लाइव लेवल का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर ले, तो वो चीज़ से फर्क पड़ जाता है। थोड़ी अंदर की बातें बताता हूँ। लास्ट ईयर का जो सिनेरियो था हुआ क्या कि जो स्लॉट 1 का पेपर था, लास्ट 2 साल से ही ऐसा हो रहा है, जो स्लॉट 1 का पेपर था दैट वाज ऑन द वेरी इजियर साइड, सेकंड वाला थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, थर्ड वाला डिफिकल्ट हो गया। दोनों ईयर में ऐसा ही हुआ। और जो स्नैप है, स्नैप अथॉरिटी ने कुछ भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में गिवन नहीं था, कुछ भी नहीं बोला था नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि भैया नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, पेपर डिफिकल्ट होता है या इजी होता है, कुछ नहीं बोला था, और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया भी नहीं। तो इवन इफ आपने स्लॉट 1 में दिया हो चाहे आपने स्लॉट 3 में दिया हो, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स सेम लेवल पे ट्रीट किए गए। तो इसकी वजह से हुआ क्या, अब जिन्होंने स्लॉट 1 में दे दिया उनके लिए बहुत इजी पेपर, उनके लिए स्कोर लेकर आना बहुत इजी था। बट इफ वी टॉक अबाउट स्लॉट 3, वो लंबा पेपर था, उसमें एक्चुअल में स्कोर लेकर आना, अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं स्लॉट 1 स्टूडेंट्स के साथ में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है हो गया था। तो इस वजह से ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार भी स्लॉट 1 ही इजी बनेगा या स्लॉट 2 मॉडरेट बनेगा, स्लॉट 3 डिफिकल्ट बनेगा, बट लास्ट 2 ईयर से ऐसा हुआ है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप स्नैप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपके पास मॉनिटरी बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप तीनों के तीनों स्लॉट बुक करो, और जितना जल्दी हो सके बुक करो, क्योंकि भाई अगर पहला स्लॉट निकल गया तो आप बुक नहीं कर पाओगे, जगह नहीं मिलेगा। सेकंड भी चला गया तो इवेंचुअली आपको एक ही स्लॉट भरना पड़ेगा, दैट विल बी स्लॉट 3। तो उस हिसाब से चीज़ें सोचकर चलना। इन्होंने इस ईयर फिर से मेंशन कर दिया है, लास्ट ईयर कुछ भी मेंशन नहीं करा था नॉर्मलाइजेशन के लिए, बट इस ईयर क्लियरली बोल दिया है कि भैया नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हमने एक पूल ऑफ क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो कि सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे हैं, सेम टाइप पे हैं, तो हम लोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। हम लोग यही कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगर कोई स्लॉट 1 में दे रहा है या 2 में दे रहा है, 3 में दे रहा है, तो उन तीनों को सेम एग्जाम एटमॉस्फेयर जो है वो फील होगा। ऐसा होता नहीं है, बट उन्होंने ऐसा बोला है, तो हमें भाई साहब वही फॉलो करना पड़ेगा। तो चाहे आप स्लॉट 1 में दो या स्लॉट 2 में या स्लॉट 3 में, मान लो स्लॉट 3 बहुत ज़्यादा इजी बन गया तो जो स्लॉट 3 में दिए होंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर मॉनिटरी इश्यूज़ नहीं है, आपको है कि यार ठीक है मैं स्नैप के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे देना ही देना है ये एग्जाम, मुझे इसे एक अच्छा कॉलेज चाहिए सिम्बाइसिस का, तो ऑब्वियसली आपको 3 अटेम्प्ट ही ले लेना चाहिए। देखो 3 अटेम्प्ट अभी आपको महंगा ज़रूर लग रहा है, बट अगर आपको वो सीट मिल गया तो फिर वो महंगा नहीं लगेगा, तो ज़रूर 3 अटेम्प्ट कंसीडर करना चाहिए। एंड अगर आपको है कि यार ठीक है मैं जो है वो 3 अटेम्प्ट जो है ना लेकर मैं 2 अटेम्प्ट ही लेना चाहूँगा, तो मुझे लगता है 1 and 3 अटेम्प्ट ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए आपके केस में, रदर देन 1, 2 या 1, 3। अब ऐसा हो सकता है कि भाई 1, 3 ईजी बन जाए या 1, 2 ईजी बन जाए या 2, 3 ईजी बन जाए, कोई एक ईजी बने एक मॉडरेट बन जाए। तो अगर आपने 2 दिए होंगे तो आपके सेफ साइड रहने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। इस वजह से 2 स्लॉट देना तो देखो मैंडेटरी है, 3 अगर दे पाओ तो और ज़्यादा बेटर है कि भाई जहाँ पर ईजी बनेगा वहाँ पर अपना चांस जो है वो रहेगा, ठीक है।
नाउ अब हम बात करते हैं भैया रिजल्ट्स के ऊपर। तीन ये डेट्स हैं, 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर। ज़्यादा फर्क भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी को प्रिपरेशन करने के लिए कम टाइम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिल जाएगा। 1 वीक का डिफरेंस है, एक में दूसरे अटेम्प्ट में फिर एक और वीक का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। देन 10 जनवरी को रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, दैट एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, मैंने 5 कॉलेजेस लिखे हैं, पांचों के पांचों आपको फिल करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि यार ये पांचों के पांचों हम लोग फिल कर देंगे। देखो डिपेंड करता है कि अपनी डिमांड्स क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप जो कॉलेज भरना चाहते हो आप वो भरो। अब कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि यार 20 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज हो, 20 नहीं तो 18 इन हैंड जो है, जो एक सीटीसी है, जो हम बोलते हैं कि यार इन्फ्लेटेड ना हो। अगर 18 से 20 वाला जो सीटीसी आप पकड़ के चल रहे हो तो वो है एसआईबीएम पुणे और एससीएमएचआरडी, उसके नीचे वालों का कम है। तो अगर 18 से 20 सीटीसी वाला पकड़ के चल रहे हो तो ये दोनों एक अच्छे ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे। अब इसके ऊपर भी बात आती है कि यार क्या मुझे दोनों फिल करने हैं या मुझे एक ही फिल करना है। देखो एसआईबीएम पुणे इज स्लाइटली बेटर देन दैट ऑफ एससीएमएचआरडी। तो अगर आप एक ही भरना चाहते हो, आपको है कि यार थोड़ा सा मैं पैसा बचाना चाहूंगा इस स्टेज पे, तो आप ऑब्वियसली एक ही दोनों में से एक भर सकते हो। एंड इन दोनों की अगर मैं बात करूं, चलो मैं साथ ही में लिख देता हूं, इसका जो कट ऑफ है ना वो रहता है 97.4, 97.6 इसके आसपास का शफल होता रहता है हर ईयर। पहले क्या होता था, एसआईबीएम पुणे का कट ऑफ ज्यादा रहता था एज कम्पेयर टू एससीएमएचआरडी, बट दोनों का अब ऑलमोस्ट सेम रहता है 97, 97.4। जितना इसका रहेगा उतना ही ऑलमोस्ट जो है एससीएमएचआरडी का भी रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैकेजेस वाइज भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 18 से 20 लाख आप पकड़ के चलो, इसका जो एक्चुअल फिगर्स है वो 23 लाख है एससीएमएम पुणे का। इसका एससीएमएचआरडी का जो एक्चुअल फिगर है वो 20.8, 20.9 इसके आसपास का है। बट अगर आप इन्फ्लेशन को हटा दो, इन्फ्लेटेड जो वैल्यूज हैं उनको थोड़ा सा हटाने का ट्राई करो, तो एक रियलिस्टिक पिक्चर भी अगर हम ले लें, मान लो इन्फ्लेटेड ना भी हो, मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर हम रियलिस्टिक पिक्चर देखें तो भाई एक एवरेज पैकेज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 18 से 20 सीटीसी, ठीक। तो इसका भी 18 से 20, इसका भी 18 से 20 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यार एसआईबीएम बैंगलोर और एसआईएबी की। अब इन दोनों का जो कट ऑफ है दैट इज क्लोज टू 90, 91 इतना रहता है, 91 एट टाइम्स 91 पॉइंट समथिंग, 92 पकड़ लो, चलो इतना रहता है। सिमिलरली एसआईआईबी दोनों सेम लेवल पे हैं। दोनों का पैकेजेस भी आप सीटीसी जो वो पकड़ के चल रहे हो 10 से 12 की रेंज में, 10 से 11 ही पकड़ो, 12 भी एक अपर लिमिट जो है वो हमने छू लिया है। तो दोनों का सेम ऑलमोस्ट सेम पैकेज है, तो ये भी दोनों फिल करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको है कि यार मुझे जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट, तो ही आप ये दोनों के दोनों भरो, क्योंकि इनको भरने का भी अलग फीस आएगा। आपको डेट्स होंगे, ऐसे भी होने का भैया ये लास्ट डेट है उससे पहले फिल करना है, एससीएमएचआरडी का ये लास्ट डेट है उससे पहले फिल करना है। और यूजुअली जो लास्ट डेट्स हैं मैं चलो अपडेट कर ही दूंगा उसके बारे में भी। अब बात करते हैं एसआईओएम की। ये किनको भरना है, सबको नहीं भरना है। इसका कट ऑफ भी इसके आसपास रहता है, 87, 89 के आसपास रहता है। अब ये किसको भरना है, जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कोई और अच्छा कॉलेज हाथ में लग नहीं रहा, लग रहा है कि यार ठीक है मुझे एक अच्छा कॉलेज इस ईयर चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा ना भी हो बट एक डिसेंट कॉलेज हो जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मुझे एमबीए करवा दे, तो एक वो कॉलेज है जो भर सकते हो। ये सबके लिए नहीं है, जो जिनको क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि यार ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज द थिंग फॉर मी, तो 100% आप इस कॉलेज को जरूर भर देना एक सेफ साइड ऑप्शन रखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी स्नैप के रिलेटेड। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब बात आती है भाई प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या 3 सेक्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, क्वांट्स जो है वो हेविली डोमिनेटेड रहेगा बाय अरिथमेटिक, अलजेब्रा की बेसिक चीजें, नंबर सिस्टम की बेसिक चीजें, मतलब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के वेरी इजीएस्ट टाइप के एलओडी 1 के क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। परसेंटेजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक जो चीजें हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और डीआई में डिफरेंट चार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस वाले नहीं, बट पूछे जाते हैं। नॉर्मल सा डेटा आपसे कैलकुलेशन करवा दिया उन्होंने, ये डेटा पकड़ के आप वहां पे डाटा रख पाओ, उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। देन हम एलआर पोर्शन का बात करें तो कैट से बिल्कुल ही डिफरेंट है इसका एलआर। इसमें आपको प्रॉपर जो पजल्स बनते हैं कैट में वैसा नहीं, कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर जो पेपर बनता है एलआर का वो बनता है बेसिक एलआर के ऊपर। बेसिक एलआर एज इन ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग्स और कैलेंडर्स टॉपिक हो गया, सलॉग्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। देन बेसिक सीआर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको बनेंगे। इंग्लिश में ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो जो लोगों का क्वांट्स वीक है बट इंग्लिश उनका स्ट्रांग है उनके लिए एक अच्छा पेपर है, क्रैक करना ईजी हो जाता है। ग्रामर के ऊपर, पंक्चुएशन के ऊपर, वर्ड मीनिंग के ऊपर, फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बनते रहते हैं। अब प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट वे क्या होगा कि अगर आप कैट के लिए थोड़ा भी
ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, डेडिकेशन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आपका स्कोर नहीं भी आ रहा है बट हाँ एक प्रॉपरली प्रिपरेशन हो रहा है, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड ऑफ एनी कोर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। जरूरत नहीं भाई, आपको पैसा स्पेंड करना है तो भाई कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हो, बट कोर्स का तो जरूरत नहीं है। अगर पैसा स्पेंड करना ही है तो अच्छा टेस्ट सीरीज बाय करना, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना और मनी स्पेंड करना विल बी वर्थ। अलग से कोर्स इसके ऊपर बाय करना आई डोंट थिंक इट विल बी हेल्पफुल, कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज के लिए ईजी हर ईयर स्नैप का टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च करता है, इस ईयर भी हम लोग करेंगे, मैक्सिमम 1 वीक to 10 डेज में वो टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ईजी का जो स्नैप के मॉक्स रहे हैं स्लॉट वाइज, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, लास्ट 2 साल से सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के, इवन लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में। तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज जो पेपर सेट होना चाहिए स्नैप का, जिस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग सेम उसी का रेप्लिका जो है बनाने का ट्राई करते हैं। विंडो 1 में जो पेपर आता है उसी हिसाब से विंडो 2 के पेपर जो है मॉक्स जो है वो हम लोग रेडी करते हैं, सो दैट अगर विंडो 2 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ भी जाता है तो हम लोग जो है वो उसको एडजस्टमेंट कर पाएँ। सिमिलरली अगर विंडो 3 का थोड़ा और हमें लगता है विंडो 2 का बढ़ गया है तो विंडो 3 के लिए जो मॉक्स हम लोग और बीच में रेडी कर देते हैं। तो हम लोग यूजुअली जो मॉक्स प्रोवाइड करते हैं वो 10 मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, बट अगर स्लॉट 1 में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम लोग और मॉक्स जो है वो ऐड कर देते हैं। तो 10, कई बार 10+5, लास्ट ईयर हमने जो है वो टोटल 18 to 20 मॉक्स प्रोवाइड कर दिए थे स्नैप के, जबकि इनिशियली हमने 10 मॉक्स लॉन्च करे थे, बट फिर विंडो वाइज जो है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा तो हमने स्लॉट 3 के लिए जो मॉक्स रेडी कर दिए थे उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाकर करे थे। तो जो एक्चुअल पेपर बन रहा था डिफिकल्ट लेवल का, सेम उसी लेवल का हमने स्नैप के मॉक्स भी रेडी कर दिए थे। कॉस्टिंग क्या होगा, कम ही होता है, अंडर 1000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, अंडर 1000 ही रहेगा। कितने मॉक्स रहेंगे, क्या डिटेल्स हैं, कब से लॉन्च होगा, उसके डिटेल्स 1 वीक to 10 डेज में अवेलेबल हो जाएंगे। सो इन केस एनीवन इज इंटरेस्टेड तो उस टाइम पे वो बाय कर पाएंगे। बाकी एक और वीडियो रिगार्डिंग द मॉक्स, कैसे बाय करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो मैं सारी डिटेल्स अपडेट कर दूंगा। इन कॉलेजेस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, इसका अभी ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है तो दैट इज़ वाई मैंने कवर नहीं करा, वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाता। मैं कवर कर दूंगा किसी और वीडियो में। दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स जो क्लियर हो गए होंगे। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेटजीज़ के पीछे अभी भी भाग रहे हैं, सर क्या स्ट्रेटजी होगा, मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करा है, मैंने 2 महीने पहले करा था, कैसे प्रिपरेशन हो पाएगा। देखो, स्ट्रेटजीज़ के पीछे जब भागते रहोगे तो एक्चुअल में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर दोज जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे लेवल पे चल रहा है। अब जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करा है, मेहनत लाला नहीं है और सोच रहे हैं भाई कोई स्ट्रेटजी ऐसा मिल जाए वो स्ट्रेटजी मैं बनाकर पी जाऊं और उस स्ट्रेटजी के बाद मेरे मार्क्स आ जाएं, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। ओनली हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू क्रैक दीज एग्जाम्स। हार्डवर्क आपका चाहिए होगा, हार्डवर्क के बाद में स्ट्रेटजी आएगा, वो स्ट्रेटजी आप अप्लाई करोगे देन आप एग्जाम जो है वो निकाल जाओगे। बट पहला स्टेप आपने करा नहीं, आप डायरेक्टली स्टेप 2 कर रहे हो, तो स्टेप 2 करना वर्थ नहीं होगा। स्टेप 2 में इतना टाइम चला जाएगा कि आप स्टेप 1 भी नहीं कर पाओगे, जो कि एक हार्डवर्क डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, अननेसेसरी इधर उधर अपना टाइम ना खराब करके जो बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप क्रैक करो, उस पर आप मेहनत करो। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाकी कुछ कंसर्न्स रहेंगे यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट विल बी ऑल, बाय बाय।